चलो बेटा जरा ध्यान देंगे। अब आज मैं पहले तुम्हें चैप्टर 2 बता देता हूँ, है ना, कि चैप्टर 2 किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले किसी भी बिजनेस स्टडीज में किसी भी टॉपिक को समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा, जब हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं तो डिटेल में पढ़ने के बाद जो केस स्टडीज आती है, क्योंकि अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से 60% क्या कर दिया है, जो इस बार का नया सिलेबस आया तुम्हारे एग्जाम में, उसके क्या करते हैं 60% केस स्टडी, यानी 80 में से, यानी 100 का मार्क्स की बात करें तो 60 नंबर की केस स्टडी, 80 में से बात करेंगे तो, है ना, तो मोटा मोटी आप कह दो 45-46 मार्क्स की क्या आएगी, केस स्टडी आएगी, बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए, लेकिन अब सीबीएसई ने क्या कर दिया कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा कर दिए, एमसीक्यू कर दिए। ठीक है भाई, 60 में से 20, 80 में से 20 मार्क्स से एमसीक्यू आ जाते हैं, तो बाकी जो क्वेश्चन कर दिए वो 60-65% क्या कर दिए, केस बेस्ड क्वेश्चन कर दिए, उसको वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बोल देते हैं, कि आपको अपनी नॉलेज को अप्लाई करना है, यानी आपने जो पढ़ा तो आपको एक केस में पहचानना है कि ये क्या चीज है। तो उसी पैटर्न पे मैं क्या करता हूँ, तुम्हें पढ़ाऊंगा कि इस चैप्टर को हमें कैसे समझना है। तो जब हम रेगुलर क्लास में पढ़ते हैं तो रेगुलर क्लास में हम क्या करते हैं, जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके मैं साथ साथ बच्चों को चीट कोड लिखवा देता हूँ। क्या लिखवा देता हूँ बाबू, उसके साथ साथ चीट कोड में लिखवा देता हूँ। इससे क्या होता है, इसे याद करने से यह हेल्प होती है कि तुम्हें उस केस स्टडी में वो चीजें, वो शब्द मिल जाएंगे जिससे मुझे पता लगेगा कि ये इस बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो जो मैं तुम्हें भी कराऊंगा ना, जो आज की क्लास का पर्पज यही है कि मुझे उम्मीद है थ्योरी तो तुमने पढ़ रखी होगी, है ना, मुझे केस स्टडी कैसे सॉल्व करनी है मुझे ये जानना जरूरी है ना। अब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं कि अगर जैसे ये शब्द आया, तो एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में रिवर्स प्रोसेस होता है। रिवर्स प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि ये शब्द तुम्हें क्या करने पड़ेंगे, पहचानने पड़ेंगे, है ना, यानी ये शब्द, ये क्वेश्चन एक्चुअली में ये पूछेगा, समझ रहे बात को। अब तुम समझो, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि केस स्टडी दे रखी है, ठीक है, केस स्टडी में एक वर्ड लिखा होगा कि जो कंपनी है वो अपने कमिटमेंट को ऑनर कर देती है, यानी अपने कमिटमेंट पे खरा उतरती है। ठीक है, दूसरी केस स्टडी में लिखा होगा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं। तीसरी केस स्टडी में लिखा होगा सिस्टमेटिक वर्क, राइट। तो अगर ये शब्द लिखे कि एक कंपनी अपने ऑनर कमिटमेंट को ऑनर करती है, अपने वादे को निभाती है, तो एग्जामिनर तुमसे ये पूछेगा, सीबीएसई तुमसे पूछेगा कि बताओ ये कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया, तो आंसर क्या होगा, तो हमें आंसर में लिखना पड़ेगा ये डिसिप्लिन हमने फॉलो किया। यानी कि क्वेश्चन ऐसे नहीं है, क्वेश्चन कैसे है, क्वेश्चन ऐसे है, ये आपको एग्जाम में केस स्टडी में मिलेगा, ये इसकी मुझे पहचान करनी है। समझ रहे बात को, क्या समझा रहा हूं मैं। तो आपको ये डेटा, ये जो डेटा है ना, ये एग्जाम में मिलेगा, जो हेडिंग है मुझे वो पहचाननी है। फिर हेडिंग पहचानने के बाद उस हेडिंग को क्या करना है, उस हेडिंग को क्या करना है बाबू, एक्सप्लेन करना। क्या करना है, एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम, हाँ, लाइन कोड करके। मोस्टली क्वेश्चन कैसे आते हैं, कोड द लाइन, तो लाइन कोड करके मुझे एग्जाम्पल लिखने। ठीक है, अब जैसे मैं अगली बात करूं, अब एक एक करके पहले इनको देख लेते हैं, फिर इसके बारे में पढ़ लेंगे। अगर लिखा मिला एग्जाम में डिवाइड द वर्क, पहचान लोगे, आसान है, मुश्किल नहीं है। क्या होगा डिवाइड द वर्क, है ना, डिवीजन ऑफ वर्क, एम्प्लॉय स्पेशलिस्ट, ये थोड़ा बच्चा मुश्किल से पहचानता है। स्पेशलिस्ट किसमें होते हैं हम, डिवीजन ऑफ वर्क में। एफिशिएंसी बढ़ रही है तो क्या होगा, डिवीजन ऑफ वर्क। अब एक केस स्टडी जो बहुत फेमस है, सीयूईटी में भी, पिछली बार के एग्जाम के सीयूईटी में भी एक केस स्टडी आई थी। सर क्या है केस स्टडी, केस स्टडी यह है कि उसमें केस स्टडी में लिखा था अगर 10% डिस्काउंट देना है तो कोई भी सेल्समैन दे देगा, लेकिन अगर 10% से ज्यादा डिस्काउंट देना है तो मैनेजर से पूछना पड़ेगा। बताओ कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हुआ। बच्चा परेशान एग्जाम में, या तो तुम्हें दिख रहा है ना सामने, इससे तुम आंसर दे रहे हो, एग्जाम में दिखता थोड़ी है ना। 10% डिस्काउंट देगा कौन, सेल्समैन, तो ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन। और 10% से ज्यादा डिस्काउंट कौन दे सकता है, मैनेजर, तो ये होता है सेंट्रलाइजेशन। एक कंपनी कैसी होनी चाहिए, सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज, नहीं, दोनों होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, दोनों। कुछ डिसीजन जूनियर दे दे, कुछ डिसीजन बड़े दे दे, तो एक कंपनी दोनों सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइजेशन में बैलेंस होता है। समझ गए, ये चीट कोड हो गया। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड, एक बॉस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक बॉस, याद आ गया। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में आता है वन प्रोडक्ट वन प्लान, वन प्रोडक्ट
वन प्लान। जैसे मैं बताता हूँ, ये बताओ ऐसी कौन सी कंपनी है जो कार भी बनाती है, स्कूटी बनाती है? होंडा। होंडा स्कूटी बना रही है और कार भी बना रही है। तो जो स्कूटी का ऐड कर रहे हैं वो कार का ऐड कर देंगे? बताना। जो स्कूटी के टायर है कार में फिट कर दोगे? जो स्कूटी का मैकेनिक है वो कार चला देगा? रिवर्स कर दो, जो कार का ऐड कर रहे हैं उसकी स्कूटी का ऐड कर दोगे? नहीं। तो भले ही कंपनी एक है लेकिन प्रोडक्ट दो है। तो ये होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्या होता है बाबू? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है अगर एक कंपनी के पास दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट है तो हर प्रोडक्ट का अलग प्लान होना चाहिए। वन प्रोडक्ट वन प्लान, सेपरेट प्रोडक्ट सेपरेट प्लान। स्कूटी की यूनिट अलग होनी चाहिए, स्कूटी की प्लानिंग अलग होनी चाहिए। भाई स्कूटी का टारगेट रखोगे कि स्कूटी बिक जाए एक साल में 1 लाख, दिवाली के टाइम पे 10,000 स्कूटी बिक जाए, लेकिन कार का टारगेट 1 लाख नहीं कर सकते ना। तो दोनों के टारगेट अलग होते हैं, दोनों का एडवर्टाइजमेंट अलग होता है। कार का एडवर्टाइजमेंट होगा बहुत हाई क्लास लग्जरी, होंडा सिटी 15 लाख, स्कूटी आ रही 50, 60, 70 हजार रुपए, डिस्काउंट ले आओ, ये ले आओ, है कि नहीं बात? तो स्कूटी का ऐड होगा नॉर्मल सा आम आदमी वाला, कार का ऐड होगा लग्जरी वाला। तो दोनों के ऐड को मिक्स नहीं कर सकते, दोनों के पेंट को मिक्स नहीं कर सकते, दोनों की टेक्नोलॉजी को मिक्स नहीं कर सकते। तो इसलिए वन हेड वन प्लान का मतलब होता है सेपरेट प्रोडक्ट सेपरेट प्लान। याद आ गई बात? ठीक है। अगली बात, चाहे आपकी स्कूटी हो चाहे आपका कार हो, डायरेक्शन तो कॉमन ही होनी चाहिए। और वो डायरेक्शन क्या है? कंपनी को क्या करना है? कंपनी को प्रॉफिट दिलाना। ठीक है। अब एक बात देखो, अगली इंपॉर्टेंट बात, अगर क्वेश्चन में लिखा मिल गया इंप्लॉय को टाइम देना है, क्या देना है? टाइम। इसका मतलब क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, या लिख सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। ठीक है। अगली बात, इंप्लॉय को मैंने बोल दिया कि भाई तू चिंता मत कर, गलतियां कर ले 6 महीने, 6 महीने तेरी ट्रेनिंग चलेगी और तुझे कहीं ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, यानी सामने वाले को अपने काम को साबित करने के लिए क्या देना? टाइम देना। समझ में आ गई बात? अगर एग्जाम में अगर केस स्टडी में लिखा है कि एम्प्लॉय की सजेशन लो, एम्प्लॉय की एडवाइस लो, तो क्या होगा? एम्प्लॉय की सजेशन, एम्प्लॉय की एडवाइस क्या होगी? अम्मा भी अंगद भाई देख लेना नहीं, रिचार्ज नहीं, फोन मिलाने के। अम्मा भी पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है। तो क्या होगा? इनिशिएटिव। क्या लिखना है आंसर? इनिशिएटिव। अब देखो इक्विटी के कितने सारे चीट कोड हो सकते हैं। ठीक है। मेल फीमेल में क्या नहीं करना? डिफरेंट नहीं करना। एक को प्रमोशन दे दिया दूसरे को नहीं दिया, इक्विटी फॉलो नहीं हो रही। अलग अलग सैलरी दे रहे हो, इक्विटी फॉलो नहीं हो रही। काइंडनेस एम्पैथी जस्टिस कर रहे हो, इक्विटी फॉलो हो रही है। सबके लिए बराबर रूल होगा तो इक्विटी फॉलो हो रही है। तो एग्जाम में दो तरह क्वेश्चन बनता है। एग्जाम में पूछेगा बताओ क्या कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हुआ, या एग्जाम में पूछेगा कौन सा प्रिंसिपल फॉलो वॉयलेट हुआ। ठीक है। अगली बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अभी केस स्टडी सुनो पिछले एग्जाम की। केस स्टडी लंबी चौड़ी होती है, उसमें हमें पहचानना होता है। उसमें लिखा था, हिंदी में समझा रहा हूं, एक एम्प्लॉय ने एक कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में देने की बजाय अपने भाई को दे दिया। भाई ये लिखा है, मतलब कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट किया है ना? बच्चा पहचानता नहीं है। एक कॉन्ट्रैक्ट अपने को देकर अपने भाई को दे दिया, इसका मतलब क्या है? कि वो कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में की बजाय अपने भाई को दे रहा है ताकि उसके पैसा उसके घर में जा सके। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसने कंपनी का इंटरेस्ट तो नीचे रखा है ना, और अपना इंटरेस्ट ऊपर रखा। और प्रिंसिपल क्या कहता है? अपना इंटरेस्ट को नीचे रखना और कंपनी के हित को आगे रखना है। तो हाँ, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को नीचे रखो, कंपनी के इंटरेस्ट को आगे रखो। दूसरी बात, एग्जाम में लिखा मिलेगा फैमिली को प्रॉफिट दे दिया, तो समझ लो ये प्रिंसिपल वॉयलेट है। ठीक है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, एक कंपनी के एम्प्लॉय ने ये बोला कि अगर कंपनी लॉस में चल रही है तो हमें बोनस मत दो। कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया? ये उसने अपना पर्सनल बोनस नीचे रखा और कंपनी के लॉस को कहा कि बोनस मत दो, लॉस में रिकवर कर लो। तो क्या होगा? ये प्रिंसिपल फॉलो है। ऑर्डर में क्या होता है? हर चीज का परफेक्ट क्या होता है? प्लेस। इंसान का भी और सामान का भी क्या मिलेगा? परफेक्ट प्लेस मिलेगा। समझा की बात? ये हो गए हमारे कौन से प्रिंसिपल? हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल। कौन से प्रिंसिपल हो गए? हेनरी फ्योल। ठीक है। अभी पहले ये बता दो तुम्हें, साथ साथ या तो नोट करते जाना, फोटो खींचते जाना ना, या फिर इनसे ले लेना, ये वाली पीडीएफ ये दे देंगे ना, या नोट कर लेना ना। ठीक है। ये यहाँ पे मैं खोल दूंगा बाद में क्लास के बाद, तो फोटो खींच लेना। अब ये जो चीट कोड है, किसके चीट कोड है? टेलर सर के। किसके? टेलर। हेनरी फ्योल को बोलते थे फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट, टेलर को बोलते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल बात करते थे इकोनॉमिक, क्या कहते हैं, एम्प्लॉइज की। ठीक है। टेलर सर किसकी बात करते थे? टेलर सर बात करते थे फ्लोर एम्प्लॉय की। फ्लोर मतलब जो लेबर काम करती है फैक्ट्री की।
यानी हेनरी फ्योल जाते थे ऑफिस में, टेलर जाते थे फैक्ट्री में। तो टेलर के प्रिंसिपल और टेक्निक पढ़ोगे तो वो फैक्ट्री में काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं? और हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल पढ़ोगे तो वो ऑफिस में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ऑफिस में। तो टेलर सर के जब भी हम चीजें पढ़ेंगे तो दिमाग में क्या रखना है कि एक फैक्ट्री चल रही है। और प्रिंसिपल सर जब हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल पढ़ते हो दिमाग में क्या रखना होता है, हम एक ऑफिस में एसी चल रहा होगा, व्हाइट व्हाइट कपड़े पहन के लोग बैठे होंगे बढ़िया, है ना। और टेलर सर कहते हैं व्हाइट व्हाइट कपड़े नहीं, काले नीले पीले कपड़े पहन लोगे, लेबर काम कर रहे होगे, एसी तो छोड़ो पंखा भी नहीं होगा वहां। तो जब टेलर सर पहुंचे फैक्ट्री के अंदर तो उन्होंने बहुत सारे झगड़े देखे। क्या देखे बाबू? बहुत सारे झगड़े देखे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले 4 प्रिंसिपल बनाए। क्या बनाए? उन्होंने सबसे पहले 4 प्रिंसिपल बनाए। उन्होंने बोला 4 तो बनाऊंगा प्रिंसिपल। कितने प्रिंसिपल बनाऊंगा? 4। उन्होंने कहा 4 प्रिंसिपल बनाऊंगा। 4 प्रिंसिपल को उन्होंने बोला, चीट कोड मैंने बनाया, सर हमारी कॉपी दो। क्या चीट कोड बनाया? सर हमारी कॉपी दो। बोलो जल्दी मेरे साथ, क्या बनाया? सर हमारी कॉपी दो। तो लेबर ने बोला पहले सर हमारी कॉपी दे दो, उसके बाद बात करेंगे। एस से बना, बोलो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। एस से क्या बना? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। एच से क्या बना? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। बाबू क्या बना? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। सी से क्या बना? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। डी से क्या बना? डेवलप द वर्कर टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। डेवलप द वर्कर टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। समझ गई बात? तो चीट कोड याद होगा, सर हमारी कॉपी दो। अब इसमें सबसे पहले चीट कोड पढ़ते हैं हम, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। यानी हेनरी फ्योल कह रहे हैं किसी भी काम में, है ना, खोपड़ी लगाओ अपनी खोपड़ी। क्या मत लगाओ? अंगूठे छाप चीजें मत लगाओ। अब जैसे उन्होंने बोला कि भाई देखो हमारे इंडिया में कई लोग देखते होंगे, तुम नई गाड़ी आ रही है, नई स्कूटी आ रही है, नींबू मिर्ची लटका देंगे। कई बार मम्मी गेट के बाहर भी लटका नींबू मिर्ची। तो टेलर सर कह रहे हैं भाई नींबू मिर्ची क्यों लटका रहे हो, पहले ये बताओ। सिर्फ लटकानी है इसलिए नहीं लटकानी, उसके साइंटिफिक रीजन बताओ। बोलो भाई, समझाई ना बात? वो ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है नींबू मिर्ची, मैं इंडिया का नहीं हूं, मैं भी अपने गेट पे अपनी गाड़ी में नींबू मिर्ची लटका लूंगा। तो गाड़ी टायर पे चलती है, नींबू मिर्ची पे चलती है? टायर तो एक्सीडेंट नहीं होता। मैं नहीं मानता है लॉजिक, है ना। नींबू मिर्ची लटका के भी क्या हो जाता है ना, गाड़ी ठुक सकती है। तो उन्होंने कहा ये लॉजिक नहीं है, लॉजिक सही से बताओ जो प्रूव्ड लॉजिक हो। ये टेलर सर कह रहे हैं इसी को बोलते हैं साइंस लगाओ, नींबू मिर्ची जैसे थंब रूल मत लगाओ। ऐसी फैक्ट्री में भी होता है। ऐसे क्या होता है बाबू? फैक्ट्री में भी होता है। तो फैक्ट्री में क्या करते हैं लोग, बस जो रिचुअल चला रहा है ना वही काम कर रहे हैं। हजारों सालों से चल रहा है जी हमारे यहाँ। हम तो दुकान खोलते तो पहले पैर छूते दुकान के, है ना। हम दुकान खोलते तो क्या करते हैं, पहले दुकान के क्या छू रहे? दुकान के पैर छूने, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब वो दुकान के शटर उठा के वो करते हैं ना। तो उसका लॉजिक बताओ। टेलर से कह रहे हैं मुझे उसका लॉजिक बता दो। तो मेरी बात, तो फैक्ट्री में जब उन्होंने बोला कि जब भी कोई भी किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब होता है हर काम के पीछे थिंकिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं, ठीक है। लॉजिकल अप्रोच होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लॉजिकल अप्रोच होनी चाहिए, है ना। भाई अंकल एक आध लाइट बंद कर देना, लाइट नहीं आ रही। क्या होना चाहिए वो? लॉजिकल अप्रोच होनी चाहिए कि मैं इस काम को इसलिए कर रहा हूं, बस मैं इस काम को इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे इससे ये रिजल्ट मिलेगा, है ना। मैं दवाई इसलिए खा रहा हूं क्योंकि मेरा ये दवाई खाने से पेट का दर्द सही होगा। तो लॉजिकल बात लगती है। वन बेस्ट मेथड। और क्या नहीं होना चाहिए? हिट एंड ट्रायल नहीं होना चाहिए, पहले ये ट्राई कर रहे हैं, पहले ये ट्राई कर रहे हैं, है ना। तो टेलर सर कह रहे हैं एक बेस्ट मेथड ढूंढो, किसी भी काम को करना है क्या ढूंढो? एक बेस्ट मेथड ढूंढो, वन बेस्ट मेथड। वर्क स्टडी और एक्सपेरिमेंट आपको करते रहने पड़ेंगे जब तक आप एक बेस्ट मेथड ना ढूंढ लो। अगर ये शब्द लिखे मिलेंगे तो समझ जाना क्या है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है। एच से क्या बना? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। पहले तो इसका हिंदी मतलब समझो। हार्मनी का मतलब होता है मेल जोल, तालमेल, एक दूसरे से मेल जोल करके काम करना। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा नहीं करना। क्या नहीं करना? लड़ाई झगड़ा नहीं करना। लोगों के बीच में मतभेद नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहला जुगाड़ टेलर सर ने बताया, जब भी तुम्हें कंपनी में प्रॉफिट हो क्या करो, उस प्रॉफिट को वर्कर के साथ जरूर बांटो। चाहे बोनस के नाम से बांट दो, चाहे डिविडेंड के नाम से बांट दो, पर उस प्रॉफिट को जरूर बांटो। इससे क्या होगा?
इससे वर्कर मोटिवेट होंगे और ज्यादा अच्छे से काम करने के लिए। ठीक है, तो ज्यादा प्रॉफिट और ज्यादा बांटो। दूसरी बात, मेंटल रिवोल्यूशन लेके आना। मेंटल रिवोल्यूशन क्या होता है बाबू? मेंटल रिवोल्यूशन क्या होता है? मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब होता है दो जनों को ये समझ में आना कि दोनों एक दूसरे के बिना, है ना, बेकार है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बिना बेकार है। जैसे वर्कर को ये समझना चाहिए कि अगर हम स्ट्राइक कर दें, जो नोएडा में हो गई थी कुछ दिनों पहले, है ना, अगर हम स्ट्राइक कर दें और फैक्ट्री बंद हो जाए तो बेरोजगार तो हम फिर भी हो जाएंगे। तो स्ट्राइक करके भी इन पैसे नहीं मिल रहे और फिर बेरोजगारी के पैसे भी नहीं मिलेंगे। और मैनेजमेंट को ये सोचना चाहिए कि अगर अगर वर्कर स्ट्राइक कर दे तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब दोनों को पता है कि झगड़े में किसका नुकसान है? दोनों का नुकसान। इसे बोलते हैं मेंटल रिवोल्यूशन, कि दोनों को ये पता है कि एक दूसरे के बिना बेकार है। मैं कितना ही लड़ लूं, अगर फैक्ट्री बंद हो गई तो मैं बेरोजगार हूं। और मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि हम कितना ही लड़ लें, अगर लेबर भाग गई तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। इसे बोलते हैं मेंटल रिवोल्यूशन। दोनों को एक दूसरे के बारे में क्या पता होना चाहिए? एक दूसरे की जरूरत का पता होना चाहिए। मम्मी पापा कितना ही झगड़ ले, है ना, तो पापा को पता है ना रोटी चाहे जली फूकी खानी है, पर खानी तो इनके हाथ की है। ये होता है हमारे घर में भी क्या चलता है? मेंटल रिवोल्यूशन। ये तुम्हारे और घर वालों के बीच में चलता है। तुम कितनी धमकी दे लो घर वालों को, पापा ने बोल दिया तू निकल ले, हीरो बनना है, निकल ले जा। तो तुम बता निकल के जाऊंगा कहां? निकल के जाऊंगा कहां? कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि कमाते नहीं हो ना। जॉब लग के कमाना शुरू करते तो एक बार को धमकी दे दी तो चलो निकल गए भाई, लेकिन अभी तो निकल नहीं सकते ना। तो ये मेंटल रिवोल्यूशन है। तुम्हें पता है घर वालों के बिना हमारा गुजारा नहीं है, और घर वालों को यही होता है यार अपने बच्चे हैं यार, उनके बिना मम्मी थोड़ी इमोशनल होती है, तो हमारा उनके बिना गुजारा नहीं है। तो ये मेंटल रिवोल्यूशन होता है। ये घर की बातें फैक्ट्री तक भी लगती है। तो वर्कर और मैनेजमेंट को दोनों को बताना चाहिए वो एक दूसरे के बिना क्या है? बेकार है। इसे बोलते हैं मेंटल रिवोल्यूशन। ठीक है, अगला होता है बाबू नो हिट एंड ट्रायल और वर्क स्टडी। समझ आ गई ना बात? सॉरी, कंप्लीट हार्मनी, तालमेल से काम करना है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर मान लो मैनेजमेंट ब्रेक ले रहा है, फैक्ट्री का मैनेजर कह रहा है लंच करके आ रहा हूं, 1 से 2 का लंच है, तो क्या वर्कर लंच नहीं करेंगे? करेंगे ना। इसे बोलते हैं क्या? कंप्लीट हार्मनी। ठीक है ना, और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों के बीच में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम में पूछ रहे हैं, क्लास कंफ्लिक्ट। क्लास कंफ्लिक्ट का मतलब होता है लेबर को ये बताना कि तू लेबर है और मैं बॉस हूं। अगर तुम ये क्लास कंफ्लिक्ट ज्यादा बड़ा कर दोगे तो तुम्हारी कंपनी में हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड कभी भी नहीं होगा। कभी भी हार्मनी नहीं हो सकती, लड़ाई झगड़ा ही रहेगा। वर्कर कभी भी मन से ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने उनके मन में क्या डाला है? गरीबी का, हाँ, तुमने उनके मन में गरीबी का वो डाला है, क्या कहते हैं, टैग उनके अंदर कि मैं बॉस हूं, मेरी फैक्ट्री, तुम गरीब हो, तुम लेबर हो। तो उन्होंने कहा इसको कम करो। इसको कम कैसे कर सकते हैं? कि बीच में लेबर के साथ घूम लिए मतलब कि फैक्ट्री में राउंड मार लिया, तो लेबर को लगेगा यार हम भी घर में काम करते, सर भी आ जाता है कभी भी। ठीक है, तो कभी कभार लेबर वाला काम साथ में हाथ बटा दिया कि इसको ऐसे कर ले भाई, मैंने भी किया है काम, है ना, पहले मैं भी लेबर था एक टाइम पे, मैंने भी जीरो से सीखा है। तो ऐसा मोटिवेशन देने, उन्हें लगे कि यार जो हम काम कर रहे हैं, हम हमारे जो बॉस है वो काम वो कर चुका है। जैसे टीचर कहता ना बेटा, टीचर भी कभी स्टूडेंट था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ससुर भी कभी दामाद था, फिर टीचर भी कभी, वही वाली बात। तो वो मैनेजर कहता बेटा मैनेजर भी कभी क्या था? मैनेजर भी कभी लेबर ही थी। तो लेबर को लगेगा कि जो हम काम कर रहे हैं हमारे सर पहले कर चुके। इससे क्लास कंफ्लिक्ट कम होगा। इससे लेबर के दिमाग में क्या आएगा कि एक टाइम, आज जो मैनेजर है एक जमाने में वो लेबर था, तो तुम्हें लगेगा कि यार मेरे जैसे लोग हैं। तो लेबर के और तुम्हारे बीच में क्या होती है? हार्मनी होती है। हार्मनी मतलब तालमेल अच्छा होता है। तालमेल अच्छा होता है तो आसानी से काम भी किया जा सकता है। बोलो, समझ आ गई बात? बोलो भाई। फिर आता है टेलर सर के क्या? टेलर सर की फिर क्या आती है? टेक्निक आती है। वो क्या आती है? टेक्निक का चीट कोड ये बता देगा। ठीक है, टेक्निक का चीट कोड धोनी वाला मैंने कुछ बनाया था ना, MS धोनी FM पर सिखाते हैं फ्री टेक्निक। ठीक है, याद कर लेना, चीट कोड हो जाएगा। सबसे पहली टेक्निक जो हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहली टेक्निक आती है स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन। सुनना ध्यान से, स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं। मैकडी का बर्गर खाया पहली बार जिंदगी में? कब खाया था? 5-6 साल हो गए ना खाया हुआ पहली बार जिंदगी में। मैंने मैकडी का पहली बार जिंदगी में बर्गर खाया था 2001 में। ठीक है, जब मैकडी गाजियाबाद में पहला खुला था सिल्वर सिटी में, ऑपुलेंट मॉल है ना उससे आगे, वहाँ RDC जब जंगल था, है ना। और आज अगर मैं 25-30 साल बाद मैकडी का बर्गर खा रहा हूँ तो स्वाद क्या है? सेम है।
लेकिन खा तो रहे हैं फिर भी। तो लोगों के दिमाग में एक पहले भ्रम था, भ्रम मतलब लोगों के दिमाग में एक पहले मिसकंसेप्शन था कि सेम चीज को रिपीट करने से बोर हो जाते हैं लोग। ऐसा नहीं हुआ, मैकडी ने क्या ऐसा हुआ ही नहीं कई साल से, इंडिया में देख लो, ठीक है। मैकडी ने बोला जिसे तुम बोलते हो बोर हो जाना, उसे हम बोलते हैं बेंचमार्क। क्या बोलते हैं? बेंचमार्क, यानी स्टैंडर्ड। टिक्की से लेकर चटनी तक का स्टैंडर्ड है, टेस्ट सेम है, उतना ही नमक डलेगा, उतना ही मसाले डलेंगे, उतनी देर टिक्की सीखेगी। टिक्की भी टेम्परेचर वाले उसमें सेकते हो, हमारी मम्मी की तरह नहीं ये ज्यादा हो गई कम हो गई कच्ची रह गई, ऐसा कुछ नहीं हो। कढ़ाई नहीं चढ़ती वहां क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर होता है, समझ गया ना बात? तो टिक्की भी एक प्रॉपर स्टैंडर्ड से सीखेगी और ऐसे बन के आएगी, टेस्ट सेम रहेगा। लेकिन मैकडी ने ये देखा कि 25 साल में भी 30 साल में भी इंडिया में बिजनेस बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। लोग बोर तो नहीं हो रहे, जो बोर हो रहे हैं वो एक कुछ महीने खाना बंद कर देंगे लेकिन फिर खा लेंगे। बहुत दिन हो गए मैकडी का बर्गर नहीं खाया, चलो खा लेते हैं, है कि नहीं बात? इसे बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। क्या बोलते हैं? हर चीज का बेंचमार्क, हर चीज का एक सेट लेवल। और सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि एक हलवाई ने क्या किया, एक हलवाई ने सारी मिठाइयां बनानी बंद कर दी, समोसे के साथ ब्रेड पकौड़े के साथ बहुत सारी चीजें मटरी वटरी बनाता था, उनने सिर्फ समोसे बनाने शुरू कर दिए। तो उसने देखा मिठाइयों से ज्यादा रेवेन्यू समोसे से आ रहा है। ऐसा क्यों? लोगों ने समझ लिया कि वो समोसे में क्या है, समोसे में क्या है, स्पेशलिस्ट है, क्योंकि वो और कुछ बनाता नहीं है। इसे बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है एक्स्ट्रा चीजों को खत्म करना, लिमिटेड प्रोडक्ट बनाना। एक्स्ट्रा चीजों को खत्म करना और लिमिटेड प्रोडक्ट बनाना, इसे हम क्या बोलते हैं? सिंप्लीफिकेशन। याद रहेगी बात? अगला होता है डिफरेंट पीस बेस्ड सिस्टम, ठीक है। इसमें पहले टेलर सर ने बोला पहले तो स्टैंडर्ड टाइम बनाओ। क्या बनाओ? स्टैंडर्ड टाइम। दो टेक्निक बताइए, एक तो स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम क्या था? तुम्हारे एग्जाम का टाइम कितना है? 3 घंटे, 2 घंटे, है ना? मतलब बोर्ड में कितना होगा? तो 3 क्या है? स्टैंडर्ड टाइम। यानी कि लोगों को ये लगता है कि एग्जाम 3 घंटे का होना चाहिए, 4 घंटे का भी नहीं होना चाहिए, 2 घंटे का भी नहीं होना चाहिए। कितने घंटे का होना चाहिए? 3 घंटे का। ऐसी हर फैक्ट्री में क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड टाइम। जैसे कि एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर देना आसानी समझने के लिए, अगर मुझे 1 यूनिट बनानी है तो 1 घंटे में 1 यूनिट बनके तैयार हो जाती है, ये नॉर्मली पाया जाता है। स्टैंडर्ड टाइम हो गया। इसका मतलब अगर तुम 1 यूनिट को 1 घंटे की जगह 40-50 मिनट में बना रहे हो तो तुम स्टैंडर्ड टाइम से बढ़िया चल रहे हो। और अगर तुम 1 घंटे में की जगह तुम उसमें 1.5 घंटा 1.25 घंटा ले रहे हो तो तुम समय व्यर्थ, तुम क्या कर रहे हो? टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब इससे बचने के लिए टेलर सर ने क्या बोला? स्टैंडर्ड टाइम के साथ जोड़ दो डिफरेंस पीसवेज सिस्टम। क्या जोड़ दो? डिफरेंट पीसवेज सिस्टम जोड़ दो, स्टैंडर्ड टाइम के साथ जोड़ दो। समझ आ रही है बात? क्या जोड़ दो? स्टैंडर्ड टाइम के साथ। उन्होंने पता क्या बोला? उन्होंने बोला भाई 2 वर्कर है, एक है छोटा भीम, एक है कालिया। कालिया ये वाला गाना है ना, बच्चों ने सुना होगा तुमने। अब कालिया थोड़ा खा पी के मस्त रहता, थोड़ा आलसी है। छोटा भीम लड्डू खा के थोड़ा सा जोश में आ जाता है, ठीक है। तो छोटा भीम को क्या देखा? छोटा भीम को कहा कि भाई 1 घंटे में 1 यूनिट बननी चाहिए। छोटा भीम ने कहा कितनी देर फैक्ट्री में काम करना है? फैक्ट्री वालों ने बोला 8 घंटे फैक्ट्री चलेगी। छोटा भीम ने कहा चलो चिंता मत करो शाम को मिलेंगे। छोटा भीम 8 घंटे में 10 यूनिट बना गया। लोग तालियां बजा रहे हैं वहां, कह रहे हैं क्या बात है, क्या बात है। फिर कालिया आया रेंगता हुआ, है ना। कालिया से बोला भाई तूने कितनी यूनिट बनाई? कालिया कह रहा 8 घंटे में 7 यूनिट बनाई, है ना। लोग घूर रहे हैं उसे, अबे कम से कम 8 तो बना लेता, 8 तो कोई भी बना लेता है ना, नॉर्मल सीखने के बाद भी। अब छोटा भीम कह रहा है, छोटे भीम को एक बात बहुत बुरी लगी। छोटे भीम ने बोला 8 यूनिट बनाई, 1 यूनिट के 100 रुपए मिलते। कितने रुपए मिलते? 100 रुपए। छोटा भीम को दे दिए कितने रुपए? 1000 रुपए। कालिया को दे दिए कितने रुपए? 700 रुपए। छोटा भीम नाराज हो रहा। छोटा भीम कह रहा है यार बड़ी नाइंसाफी है। अब जज साहब कह रहे हैं भाई नाइंसाफी क्यों है? छोटा भीम कह रहा है सर ये बताओ हम में और उसमें फर्क ही क्या हुआ, रेट तो बराबर है। ये बात टेलर सर ने, ये बात हेनरी फ्योल बोलते थे, सबको सैलरी मिल रही है। टेलर सर ने कहा नहीं नहीं भाई हेनरी फ्योल ऑफिस की बात करते हैं, फैक्ट्री में नहीं चलेगा ऐसा। टेलर सर ने बोला जो 8 के बराबर बना रहा है उसे तो 100 रुपए दो, जो लेस देन 8 बनाएगा उसके कर दो 100 रुपए की जगह 80 रुपए, जो मोर देन 8 बनाएगा उसके कर दो 200 रुपए। तो छोटा भीम कह रहा है सर मुझे कितने मिलेंगे? तो मैनेजर कह रहा है आजा भाई देख तेरा हिसाब करते हैं, बढ़िया देख, तू भी खुश हम भी खुश, और तू कल से और जोश में काम करेगा। तूने कितनी यूनिट बनाई?
10, 8 इंटू 100, देखिए तो स्टैंडर्ड है, कितने रुपए बन गए तेरे, और तूने कितनी एक्स्ट्रा बना दी, 2, 2 इंटू 200 के भाव से कितने हो गए 4, तो तेरे आज की दिहाड़ी कितनी होगी 1200। फिर कालिया कह रहा सर मेरा भी हिसाब कर दो, मैं भी चलूं घर। काली को क्या बोला, तूने कितनी बनाई, तूने बनाई 7, तुझे मिलेंगे 80 रुपए के हिसाब से, तो तेरे कितने पैसे बने, 7 इंटू 80 कितने रुपए, 560। कह रहा सर 100 रुपए के हिसाब से दे दो, तुमने तो कहा था 100 रुपए का नॉर्मल 1 यूनिट के बनेंगे, तो मैनेजर कह रहा है 100 रुपए तब मिलेंगे 1 यूनिट के जब स्टैंडर्ड यूनिट बनाएगा, स्टैंडर्ड यूनिट स्टैंडर्ड टाइम में बनाएगा। तो कह रहा मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसका मतलब तूने क्या किया, तूने समय व्यर्थ किया। क्या किया है, लंच में टाइम पास कर रहा होगा, चाय में टाइम पास कर रहा होगा, ये फैक्ट्री में वहीं बैठे बैठे क्या कर रहा होगा, मोबाइल चला रहा होगा, तो काम तो कर नहीं रहा होगा, तभी तो तेरी 8 की जगह 7 यूनिट बनी है, तूने 1 घंटा वेस्ट किया है। भाई 1 घंटे का 1 यूनिट है, तेरी 7 बनने का मतलब 1 घंटा तूने वेस्ट किया ना, तो 1 घंटे का लॉस फैक्ट्री में तेरे लिए क्या चल रहा है, पंखा चल रहा है, मशीन चल रही है, पानी चल रहा है, तो तेरे लॉस की, तेरे से तो भरपाई करेंगे उस लॉस की, 560 रुपए लेंगे। इसे क्या बोला, डिफरेंट पीस वेज सिस्टम। क्या बोला, डिफरेंट पीस वेज सिस्टम। एफिशिएंट वर्कर को ज्यादा पैसे, इनएफिशिएंट वर्कर को कम पैसे। इफेक्टिव प्लान बनाना, प्रोडक्शन का प्लान बनाना, अच्छे वर्कर को ज्यादा वेजेस, कम दूसरे निकम्मे वर्कर को कम वेजेस। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है इनएफिशिएंट वर्कर भी क्या बन जाता है, इनएफिशिएंट वर्कर भी एफिशिएंट बन जाता है। अगली बार कालिया क्या करेगा, कालिया क्या यार क्यों नुकसान करना, 560 रुपए का मतलब होगा 600, 700, 800 है ना, 240 रुपए का नुकसान है कि नहीं बात। तो यार 240 का नुकसान कर रहा हूं सिर्फ इसलिए कि 1 घंटा मैंने क्या किया, बेकार कर दिया। तो कालिया अगली बार दूसरे वर्कर से बोलेगा नहीं भाई मैं फालतू बातें नहीं करूंगा तुमसे, तुम्हारे चक्कर में कल मेरा बहुत लॉस हुआ, वो ले जा रहा 1200 रुपए और मुझे 800 भी नहीं मिल रहे। तो इनएफिशिएंट वर्कर भी एफिशिएंट हो जाएगा, इनएफिशिएंट वर्कर भी क्या हो जाएगा, एफिशिएंट वर्कर हो जाएगा ना। डेवलप द वर्कर टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, समझ गए, उनको ट्रेनिंग पे भेजो तो वो क्या होगा, एफिशिएंसी पहुंच जाएंगे। अगली बात, ये बड़ा खतरनाक है, फंक्शनल फोरमैन। ठीक है, सुनना ध्यान से क्या लिखा है। टेलर सर ने क्या बोला था, 1 बॉस, ओ सॉरी फेयल सर ने क्या बोला था, 1 बॉस। यहां कितने बॉस बोल रहे हैं, 8 बॉस। गलत है कि नहीं है, गलत नहीं है जबरदस्ती गलत है, गलत नहीं है। टेलर सर कह रहे हैं भाई फेवल भैया ने बोल दिया था 1 बॉस होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड। मैं कह रहा हूं 8 बॉस होने चाहिए। अरे वो बात करते हैं किसकी, ऑफिस की, मैं बात करता हूं फैक्ट्री की। ठीक है, तो कई बार सीयूईटी में या एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है राइट द एक्सेप्शन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। क्या लिखोगे, बोलो नलायको, क्या लिखोगे, फंक्शनल फोरमैन इज द एक्सेप्शन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। क्यों, यूनिटी ऑफ कमांड कितने बॉस कहता है और फंक्शनल फोरमैन कितने कह रहा है, 8, तो एक्सेप्शन नहीं हो गया, तो ये हो गया एक्सेप्शन। दूसरा सवाल ये आता है, दूसरा सवाल, विच प्रिंसिपल और या विच टेक्निक ऑफ टेलर इज एक्सटेंशन ऑफ हेनरी फेयोल। एक्सटेंशन ऑफ फेयोल बोलो। तो देखो फंक्शनल फोरमैन कितने बॉस कह रहा है, कितने बॉस कह रहा है, 8 लोगों में काम बांटो, तो इसी को क्या बोलते हैं, फेयोल सर ने इसी को क्या बोला, डिवीजन ऑफ, क्या बोला बाबू, डिवीजन ऑफ वर्क। क्या बोला, डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या, काम को बांटो। तो टेलर सर कह रहे हैं 8 लोगों में काम बांट देना, तभी तो 8 बॉस है। एक वर्कर के ऊपर 8 लोगों को खड़ा कर दिया, अब वो 8 लोग कौन है, अभी चीट कोड बताऊंगा उसका। वो 8 लोग कौन है, 4 आते हैं प्लानिंग के अंदर, किसके अंदर आते हैं, 4 प्लानिंग के अंदर आते हैं और 4 प्रोडक्शन के अंदर आते हैं। ठीक है, उनके 4 कौन कौन से, रूट क्लर्क रूट बताता है, इंस्ट्रक्शन क्लर्क इशू करता है इंस्ट्रक्शंस कि ऐसे ऐसे काम करना है, टाइम क्लर्क स्टैंडर्ड टाइम बताता है कि इतने काम में टाइम हो जाना, इतने टाइम पे काम हो जाना चाहिए, कॉस्ट वाला ये बताता है भाई इससे ज्यादा रॉ मटेरियल लेगा तो क्या होगा, अलाउ नहीं किया जाएगा, इतने रॉ मटेरियल में काम हो जाता है, वेस्टेज मत करो। ये नहीं कि मम्मी चाय बना रहे हो कह रहे हो दूध डाले चले जाओगे, चीनी भर दोगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना,
डिसिप्लिन वाला डिसिप्लिन बताता है कि भाई बातचीत नहीं करनी, टाइम वेस्ट नहीं करना। स्पीड बॉस ये बताता है भाई इतने धीमे धीमे काम करेगा ना तो स्टैंडर्ड टाइम पूरा नहीं हो पाएगा, 8 यूनिट की जगह 6 बना पाएगा। तो स्पीड बॉस पीछे करता रहता है, चिल्लाता रहता है काम करो, तेजी से करो, तेजी से करो, ठीक है ना। और मेंटेनेंस बॉस जो होता है वो टूल्स रेडी करता है, कहता है जब भी कोई दिक्कत होगी मुझे बुलाना, मैं झटपट आके क्या कर दूंगा, रिपेयर कर दूंगा, तुम्हारा रिपेयर बॉस। और इंस्पेक्टर क्वालिटी चेक करता है कि जब आउटपुट निकल के आ रहा है तो उसकी क्वालिटी कैसी है, आउटपुट निकल के आ रहा है तो उसकी क्वालिटी कैसी है। मान लो ईंटों का भट्टा, तो ईंटें टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी बनाते हो भाई, ईंटें एकदम एक साथ होनी चाहिए। तो कह रहा यार ईंटें टेढ़ी मेढ़ी क्यों कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, कोई फिर कोई खरीदेगा नहीं। तो वो क्वालिटी चेक करता है, ठीक है, आसानी से टूटे नहीं, है ना, और प्रॉपर शेप में हो। तो ये 8 बॉस हेनरी फ्योल ने बताया फंक्शनल फोरमैन के अंदर। अगला बिल्कुल सिंपल है, मेथड स्टडी कहता है वन बेस्ट मेथड, है ना। जैसे मैंने बताया दुनिया का वन बेस्ट मेथड है कौन कौन, फोर्ड कंपनी की असेंबली लाइन। अब बच्चे कहते हैं सर फोर्ड कंपनी की असेंबली लाइन क्या होती है। असेंबली लाइन का मतलब होता है जब भी कोई कंपनी कार बनाती है, क्या बनाती है, कार बनाती है, तो पहले बताओ कार के टायर लगा दूं या पहले कार पे पेंट करूं, है ना, ये सोचने वाली बात है ना। पहले सीट फिक्स कर दूं या पहले स्टीरियो लगाऊं, या पहले इंजन लगाऊं फिर टायर लगाऊं, या पहले टायर लगाऊं या पेंट करूं, समझ गए। इसे बोलते हैं असेंबली लाइन, क्या बोलते हैं। तो फोर्ड ने अपने यहां एक बेस्ट मेथड बनाया, फोर्ड ने दुनिया की बेस्ट असेंबली लाइन दी, क्या दी, दुनिया की बेस्ट असेंबली लाइन दी। तो फोर्ड ने जब दुनिया की बेस्ट असेंबली लाइन दी तो आज तक उस असेंबली लाइन को कोई बीट नहीं कर पाया, आज तक उस असेंबली लाइन को। तो फोर्ड ने अगर बोल दिया, इसे बोलते हैं वन बेस्ट मेथड, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मेथड स्टडी, क्या बोलते हैं। फोर्ड ने अगर बोल दिया पहले टायर लगेंगे फिर इंजन लगेगा, है ना, तो बना के देख लेना, पहले क्या लगेंगे, पहले टायर ही लगेंगे, दूसरा वो बनाओगे ना स्टेप्स, तो गाड़ी लेट बनेगी। तो नहीं बात। अगली बात, मोशन स्टडी क्या होती है। मोशन स्टडी होती है क्या, बोलो भाई, कौन कितनी देर में उठ उठ के जा रहा है, उसे डिलीट मार दो। और लेकिन कोई नहीं, कोई कह रहा है भैया मुझे भूख, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर के जाना, तो उसे पकड़ लोगे, यही बैठेगा 8 शाम को जाएगा, तो वही लेट जाएगा। तो टेलर कह रहे भाई अनप्रोडक्टिव मूवमेंट काटने। अनप्रोडक्टिव मूवमेंट क्या होते हैं, जैसे बार बार मोबाइल चेक कर रहे हो, तो कई कंपनी क्या करती है, मोबाइल ले लेते हैं, बाद जब ऑफिस से बाहर जाओगे तब मिलेगा, मोबाइल वो कर लेते हैं, वो सबमिट कर लेते हैं, रूल है काफी कंपनी का। लेबर का भी कर लेते हैं फैक्ट्री में, ठीक है, राइट। बार बार पानी पीने जा रहा है तो पानी ना पियो, तो कंपनी वाले क्या करेंगे, भाई एक काम करते हैं, बोतल हम लाते हैं, कंपनी वाले क्या करेंगे, 2-2 लीटर की बोतल ले आएंगे और कहाँ रख देंगे, टेबल पे रख देंगे। अब मत जाइयो बाहर, क्या पानी पीने जाऊं गोपाल वाले के, अब तो लौट के कितनी देर में आएगा। तो नहीं बात, अननेसेसरी मूवमेंट काटे, नेसेसरी मूवमेंट नहीं काटने, कौन से काटने, अननेसेसरी। अगली बात टाइम स्टडी, टाइम स्टडी बता दिया ना। टाइम स्टडी मतलब हर चीज का क्या बताओ, स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। और फैटिग स्टडी, कई बार लोग क्या हो जाते हैं, काम करते करते बोर हो जाते हैं, तो हमें ये चेक करना है फैटिग स्टडी में कि क्या मुझे इंटरवल देने नहीं देने, इंटरवल देने हैं, कितने टाइम बाद देने हैं। अब ये तो है नहीं कि ऑफिस शुरू हुआ 10 बजे, 10:30 बजे चाय चाहिए मुझे, तो क्या 10 बजे ऑफिस शुरू हुआ तो 10:30 बजे ब्रेक दे दोगे, बोलो बात कर रही हो दोनों, सुन मेरी बात। 10 बजे ऑफिस शुरू हुआ तो क्या 10:30 बजे चाय दे दोगे, नहीं, ये कोई ब्रेक होने का टाइम थोड़ी है, मैं चाय नाश्ता तो घर से करके आया ना। तो उन्होंने बोला कितने टाइम बाद देना है, तो उन्होंने बोला चलो अगर पहला ब्रेक चाहिए ना हमारी लेबर को तो 12 बजे, तो कम से कम 2 घंटे तो काम कर ले, तो 2 घंटे बाद देना है। दूसरी बात, 2 घंटे बाद जब ब्रेक देना है तो उसका समय कितना है, आधा घंटा थोड़ी दे दोगे, चाय तो पीनी है भाई, कितना समय, तो उन्होंने कहा भाई 10 मिनट, और उसमें भी चाय वहीं आ जाएगी फैक्ट्री में, ठेले पे नहीं जाना, चाय के खोखे पे नहीं जाना तुम्हें भाई, चाय पीऊंगा पांडे जी के पास जाके, पांडे जी शुक्ला जी के पास जाना चाय पीने, कहाँ जाना है, यहीं आएगी चाय, चाय लेने को खुद आएगा ये लो केतली लेके, 5 मिनट लगाओ आराम से चाय पीने में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगली बात, अगला ब्रेक कब देना है, मान लो 1:30 बजे देना है, लंच ब्रेक, तो एक तो ये सेट करना है कि अब कितनी देर बाद देना है, 12 बजे तो चाय पी ली, तो 1:30 बजे क्या दे देना, ब्रेक। ब्रेक कितनी देर का देना है, लंच ब्रेक आधे घंटे का, 45 मिनट का, फैक्ट्री फैक्ट्री डिपेंड करता है। और फिर एक चीज डिसाइड करनी है कि टाइम के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ कितने ब्रेक देने हैं,
क्या तुम्हारे यहाँ फैक्ट्री में ऐसा काम होता है कि लेबर को शाम का भी ब्रेक चाहिए, है ना? चाहिए तो दे दो भाई, वो फैक्ट्री टू फैक्ट्री डिपेंड करता है। इसे बोलते हैं क्या? रेस्ट इंटरवल की फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बाबू? रेस्ट इंटरवल की फ्रीक्वेंसी। नहीं बात ठीक है ना? अब देखो ये जो मैंने चीट कोड लिखवा दिए, अब इससे चीट कोड से तुम्हारे लगभग 100%, 99.99% केस स्टडी सॉल्व हो जाएगी। एक आध बहुत कम होगा कि तुम्हें ऐसा लगे कि सर ये मिला नहीं, उसको हम साथ में लिख देंगे, है ना? अब जब हम सॉल्व करते हैं केस स्टडी, जब हम केस स्टडी सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला भ्रम तुम्हें यह दूर करना है कि मुझे कहानियां पढ़नी है। नहीं, तुम्हें यह भ्रम दूर करना है कि मुझे कहानियां पढ़नी। कहानियां नहीं पढ़नी भाई। क्या नहीं पढ़नी? कहानियां नहीं पढ़नी है, ठीक है? अभी बताऊं कहानी कैसी होती है। ये सब मैंने तो बता दिए, ये तुम्हारी किताब में है बच्चों के, है ना? इसके पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है? एस्पिरिट डिकॉर्ड, इसका क्या कोड हो सकता है? यूनिटी, स्ट्रेंथ, मैनेजमेंट, डेवलप टू द, है ना, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, टीम स्पिरिट। समझ बात? इस तरह के चीट कोड तुम्हें याद करने। आई रिप्लेस भी एस्पिरिट डिकॉर्ड। टेलर सर के पिन से बता दिए, सर हमारी कॉपी दो, है ना? ये सारे यहाँ पे लिखे हुए। फिर ये मैंने तुम्हें बता दी क्या? टेक्निक। हाँ, टेक्निक का कोड यहाँ लेकर कहीं से याद कर लो। देखो टेक्निक का कोड है सर जी रोज देखो सीआईडी, सर जी रोज देखो सीआईडी। अब देखो सर जी क्या है, कुछ बच्चे कहते हैं सर आप, हम आपको सर जी बोलते हैं, सर जी कर रहे हैं प्रोडक्शन, सर जी कर रहे हैं प्रोडक्शन। और सीआईडी चोर को पकड़ने के लिए क्या करती है? प्लानिंग। तो रोज देखो सीआईडी प्लानिंग का कोड है। रोज देखो सीआईडी प्लानिंग का कोड है। चलो थोड़ा क्लियर कर देता हूं, है ना? रोज देखो सीआईडी किसका कोड है बाबू? प्लानिंग का। और सर जी क्या करते हैं? प्रोडक्शन। अब देखो तो सर जी रोज देखो सीआईडी, सर जी रोज देखो सीआईडी, ठीक है? सर जी किसका कोड है? प्रोडक्शन का। और सीआईडी किसका कोड है? प्लानिंग का। तो प्लानिंग में आओ, देखो सी से क्या बनेगा? कॉस्ट। आई से क्या बनेगा? इंस्ट्रक्शन। डी से क्या बनेगा? डिसिप्लिन। और रोज के आर से क्या बनेगा? रूट क्लर्क। हो गए चारों, 1 2 3 4। अब प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन कौन करता है? सर जी। सर जी के एस से क्या बनेगा? स्पीड। आई से क्या बनेगा? इंस्पेक्टर। आर से क्या बनेगा? रिपेयर। और जी से क्या बनेगा? गैंग बॉस। अब एमसीक्यू में पता कैसे आता है? एमसीक्यू में, एमसीक्यू तुमसे पूछेगा बता रिपेयर बॉस किसके अंडर आता है, प्रोडक्शन के अंदर या प्लानिंग के अंदर? ये सीयूईटी का क्वेश्चन बता रहा हूं तुम्हें, इसी बार के, जिन बच्चों का सीयूईटी अभी गया है ना? तो बच्चे अभी 2 दिन पहले 29 तारीख को सीयूईटी का पेपर था बच्चों का, कुछ बच्चों का 11-12 को 29 को पेपर था। तो जिसके 29 वाला जो पेपर बच्चा आया, बच्चे ने बताया सर मुझे क्वेश्चन याद आ रहा, उसमें बड़ा, है ना, आपने बताया था लेकिन गलती हमारी है, भूल गया मैं। तो मैंने कहा भाई नेगेटिव मार्किंग तो नहीं कराया, छोड़ दे, पर नेगेटिव मार्किंग मत कर। उसने कहा यही आया कि रिपेयर बॉस किसके अंडर काम करता है? फैक्ट्री मैनेजर के अंदर, प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर, प्लानिंग इंचार्ज के अंदर, या नन ऑफ द अबव? किसके अंदर? प्रोडक्शन। बच्चा ये भूल जाता है, बच्चा ये भूल जाता है, ठीक है? अब फैक्ट्री के अंदर तो दोनों आते हैं ना, फैक्ट्री मैनेजर के अंदर तो दोनों आ रहे हैं, प्लानिंग के अंदर ये 4 आते हैं, प्रोडक्शन के अंदर ये 4 आते हैं। ये तो याद रखोगे। तो ये इस तरह के सीयूईटी के और बोर्ड के एमसीक्यू बनते हैं, ठीक है ना? राइट। तो सीयूईटी का पेपर बाबू टफ आता है, बोर्ड का आसान आता है, सीयूईटी का टफ आता है, समझ गए ना? क्योंकि लाखों लोग सीयूईटी का एग्जाम देते हैं, कॉलेज में सीट है ना? मान लो चलो टॉप कॉलेज की सीट मान ले तो 300-400, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज की 300-400 सीट है। एसआरसीसी में 100 सीट तो होंगी ज्यादा, पेपर दे रहा बच्चा 5 लाख, तो पेपर को तो टफ बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर सारे लोगों ने सही आंसर दे दिया, सबके 100% टाइम आओ, तो पेपर दोबारा नहीं करना पड़ जाएगा भाई। 100 सीट है, मान लो चलो एग्जाम में, मान लो डीयू वाले कह रहे हैं 2 सीट है, और हम 6 जनों 10 जनों ने एग्जाम दिया, 10 के बराबर मार्क्स है, पेपर आसान था, सबके बराबर मार्क्स है, तो किसको मिलेगी वो सीट? दोबारा पेपर कराना पड़ेगा, है ना? या फिर वो क्राइटेरिया क्या बनाओ? तो पेपर इससे टफ बनाया जाता है कहीं 1-2 नंबर का हेरफेर होना चाहिए, क्योंकि 1-2 नंबर के हेरफेर से डिसाइड हो जाएगा किसको सीट मिलनी है। तो पेपर आसान तो बना नहीं सकते,
तो पेपर इसलिए सीयूईटी का पेपर टफ आता है, एनटीए पेपर करता है, तो एनटीए वही है भाई, नीट का पेपर भी बनाते हैं, आईआईटी के पेपर भी बनाते हैं, है ना, सीयूईटी का पेपर बनाते हैं, तो पेपर थोड़ा सा टफ ही बनाते हैं सीयूईटी का। लेकिन सीयूईटी का पेपर अगर आसान बनाना तो क्या करना पड़ेगा, एक महीने में कुछ नहीं होगा भाई, वहां एक महीने में तो वन शॉट ही चलते हैं कि भैया 31 मार्च को मेरा बोर्ड के पेपर खत्म हो गए, 5 मार्च अप्रैल के 10 मई को मेरा सीयूईटी का पेपर है, पहला पेपर आज 9 मई को था सीयूईटी का, तो एक महीने में कैसे कर लोगे यार तुम अकाउंट सीखो, बीएसटी इंग्लिश, और डोमेन अगर कोई डोमेन वो देता है तो जीटी वगैरह, है ना, तो हो ही नहीं सकते। तो ये तैयारी बाबू 12th के साथ की जाती है ना। तो तुम जब जो बच्चे पढ़ते हैं, मैं उनको इसलिए कहता हूं कि ये सोच के तैयारी मत करो बोर्ड के पेपर देने, क्या सोच के तैयारी करो, 12th की तैयारी अब ये सोच के करनी है कि सीयूईटी का पेपर निकालना है एक महीने पढ़ के, एक महीने तब पढ़ पाऊंगा जब 10 महीने पढ़ लूंगा तमीज में। तुम खुद सोच लो, आज भैया ने क्या पढ़ाया अकाउंट्स में कल की क्लास में, मान लो एडमिशन पढ़ा दिया, कितनी क्लास लगाई होंगी एडमिशन में, मुझे लगता है कम से कम 8, 10, 12 क्लास, शायद 15 क्लास भी हो जाती होंगी एडमिशन में, तो है ना। फिर तुमने बेसिक पढ़ा होगा गुडविल, अब पूरे पार्टनरशिप में कितना अंदाजा लगाना, 3 से 4 महीने लग जाते हैं, स्कूल में ही देख लो लग जाते हैं ना। फिर कंपनीज एक्ट भी है, कंपनी अकाउंट वो भी है, तो खुद सोचो 4 महीने का काम, 8 महीने का काम तुम एक महीने में कैसे कर लोगे। इकोनॉमिक्स में और लोचा होता है, इकोनॉमिक्स में 11वीं की भी आती है, 12वीं की भी आती है। अकाउंटिंग को बीएसटी में सीयूईटी का सबसे बड़ा कोर्स इसका है, इकोनॉमिक्स का। बीएसटी 12th में तो बीएसटी और अकाउंट्स में तो 12th का आता है, इकोनॉमिक्स में 11वीं की भी आती है, स्टैट्स भी, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी, माइक्रो पढ़ी है ना 11वीं में, पूरी आएगी सीयूईटी में, और मैक्रो आएगी जो तुम 12th में पढ़ते हो, नेशनल इनकम, इंडियन इको। तो अगर 11th की, इसलिए कह रहा हूं तुम्हें, खासकर तुम बच्चों को 11th की अगर माइक्रो नहीं आती ना, तो गर्मियों की छुट्टी में निपटा लेना, वरना सीयूईटी में पास होना मुश्किल हो जाएगा। अगर तुम में से किसी को माइक्रो में डाउट्स है, माइक्रो इकोनॉमी नहीं आती, तो तुमसे पहले 11वीं का बैच चल रहा था ना अतुल सर का, तो उस क्लास में आकर बैठना शुरू कर दो, ठीक है। डिमांड सप्लाई, एमयू, यूटिलिटी, यूनिट, ये सब चीजें पढ़ना शुरू कर दो फिर से, है कि नहीं बात। क्योंकि एक महीने में माइक्रो फिर से पढ़ना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अतुल भैया छोड़ो, दुनिया का कोई टीचर नहीं कर सकता एक महीने में पूरी माइक्रो, और एक महीने पूरी 11th तो पूरी 12th, 2 साल का सिलेबस एक महीने में करना है, ठीक है। तो ये समय व्यर्थ नहीं करना। ऐसी जब हम सीयूईटी के बच्चों को पढ़ाते हैं तो पढ़ने तो आ जाते हैं वो बच्चे, पर भाई एक महीने में 12 चैप्टर नहीं 13 चैप्टर है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है, मतलब 13-14 चैप्टर है सीयूईटी में, तो वो करने मुश्किल हो जाते हैं, इसे साथ साथ पढ़ना है। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ ये चीट कोड क्या करने हैं, ये चीट कोड बोर्ड के साथ साथ किसके लिए, सीयूईटी के लिए, समझ में ना बात। सर हमारी कॉपी दो, प्लानिंग इंचार्ज, ठीक है, और सर जी रोज देखो सीआईडी, बेंचमार्क, ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में फिट होनी चाहिए। बोलो समझा की बात, रिवीजन हो गया नहीं हो गया पूरा। अब देखो, अब एक केस स्टडी जो बोर्ड में आती है, वही बाबू केस स्टडी किस में आ सकती है, वही केस स्टडी किस में आ सकती है, सीयूईटी में भी आ सकती है, एमसीक्यू बन के, समझ गए। तो केस बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे मान लो ये केस आ गया सीयूईटी में, अब वो इसके 5 क्वेश्चन बना देगा, कितने क्वेश्चन बना देगा, 5, और 5 क्वेश्चन के 5 एमसीक्यू बन गए, तुम्हें चूज करना है। बोर्ड में क्या होगा, कहेगा ढूंढो, ठीक है। अब देखो, अब इस केस स्टडी में देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, ढूंढो और एक्सप्लेन करो 2 टेक्निक, ठीक है। और यहां क्वेश्चन में क्या लिख देगा, बाय कोटिंग द लाइन, बाय कोटिंग द लाइन, क्या तुम ढूंढ सकते हो उसमें। अब पहले जो मैंने तुम्हें बताया टाइम स्टडी और सॉरी क्या कहते हैं, जितनी भी केस स्टडी है, क्या कह रहा है वो, टेक्निक कह रहा है, 7 टेक्निक है, तो तुम्हें 7 टेक्निक के क्या पता होने चाहिए, तुम्हारे दिमाग में वो 7 टेक्निक के चीट कोड होने चाहिए, कि भैया आपने जो 7 टेक्निक बताई वो चीट कोड हमें याद है, स्टैंडर्डाइजेशन, डिफरेंट पीसेस, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, साइंस नॉट रूल, इस तरह के चीट कोड हमें याद है, ठीक है। अब इसमें तुम्हें उस चीट कोड से वो आंसर ढूंढना है। अब पता क्या है, संचित क्या करता है,
स्वीडन में जॉब कर रहा है, ये सब है कहानी। ये सब बाबू क्या है? कहानी। कहानी में उलझ गए तो पेपर सॉल्व नहीं होगा। इमोशंस में नहीं जाना। तुम्हें सिर्फ एक नजर में, बिल्कुल जो बाज की नजर होती है ना शिकार को पकड़ने के लिए, तुम्हें उस नजर से उस चीट कोड को ढूंढना है। ठीक है, अब बताओ। देखो बिल्कुल बढ़िया बात है ना। सबसे पहला चीट कोड, एम्प्लॉय नॉट हैप्पी विद द लॉन्ग वेटिंग टाइम। ठीक है, यानी कि वेटिंग टाइम से एम्प्लॉय खुश नहीं है, तो इसका मतलब तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा? स्टैंडर्ड टाइम। क्या बनाना पड़ेगा बाबू? एक बार बताओ, तुम्हारा ग्राहक कह रहा है भाई मैं अगली बार नहीं आऊंगा इस दुकान पे, भाई कॉफी पीने में आधा घंटा लगा देते हैं, तो कॉफी तो भाई 2 मिनट बननी चाहिए, है कि नहीं बात? कॉफी क्या बननी चाहिए? तो घर में कितनी देर में बना लोगे कॉफी तुम? 2 से 3 मिनट। दूध बाजार से भी लाना पड़े तुम 5 मिनट में हो जाएगा काम, अगर बगल में दुकान हो। कॉफी शॉप में तो दूध रखा होगा। हॉट कॉफी पी रही हो तो गैस भी चल रही होगी, कोल्ड कॉफी पी रही हो तो मिक्सी में ही तो घुमानी है, तो तुम मिक्सी में घुमा के कॉफी देने में 15 मिनट कैसे लगा रहे हो भाई? तो तुम्हें क्या सेट करना पड़ेगा? तो ये चीट कोड क्या बना? टाइम स्टडी का क्या बना? और अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, सबसे खतरनाक चीट कोड, अननेसेसरी फ्लेवर को क्या कर रहे हो? एलिमिनेट। अननेसेसरी फ्लेवर को डिलीट कर रहे हो। अननेसेसरी फ्लेवर को डिलीट करना कौन सा होता है? बोलो, सिंप्लीफिकेशन। हाँ, सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है हर चीज का स्टैंडर्ड सेट करना। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है? बेकार की चीजों को डिलीट कर देना। बेकार की चीजों क्या कर देना? डिलीट कर देना। अब बताओ कितने, हालांकि इसमें देखो स्टैंडर्ड टाइम तो यहां इन्होंने खुद भी दे रखा है ना। एक और बात दे रखी है, स्टॉप द सेल ऑफ सच फ्लेवर। ये भी किसके बारे में बात कर रहा है? स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में। अब देखो, अब मुझे होता पूरी केस स्टडी में सिर्फ 2 ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, बाकी जितने भी 100 वर्ड है ना सब फालतू बात है। एक, स्टॉप द सेल ऑफ फ्लेवर या फिर एलिमिनेट, सिर्फ ये। और दूसरा, लॉन्ग वेटिंग टाइम के हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा? टाइम सेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये लिखी बात। शी फिक्स द स्टैंडर्ड टाइम फॉर ऑर्डर। उसने फिक्स कर दिया, कॉफी का ऑर्डर आया तो 5 मिनट में टेबल पे होनी चाहिए, वरना नौकरी मत करना यहाँ पे आके। तो मैंने बात स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया, नहीं कर दिया? अब बताओ क्या दिक्कत है? अब अगर तुमने ये पहचान लिया और लाइन कोड कर दी, तो अगर मैं तुम्हें सही बताऊं बाबू, अगर मैं तुम्हें सही बताऊं तो ये जो डेटा है ना, ये जो डेटा है इसको तुम्हें सिर्फ क्या करना है? बोलो भाई, इसको तुम्हें सिर्फ याद करना, और ये याद तुम अपनी लैंग्वेज में भी कर सकते हो। चाहे तुम यहाँ क्वेश्चन से याद कर लो, जो मैंने तुम्हें बुक में दे रखा है, चाहे वहां से याद कर लो। भाई सिंप्लीफिकेशन में अपनी भाषा में इंग्लिश में बना नहीं सकते क्या? सिंप्लीफिकेशन मीन्स एलिमिनेटेड द वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट, eliminated the size of the product, eliminated the dimensions of the product. ठीक है, it not only help the inventory reduce but also save the cost and labor and time. ये बात तो अपने अगर पढ़ के भी जाओगे तो इतनी बात तो एग्जाम में लिख सकते हैं। बोलो भाई, समझ में आया वाला केस? आगे देखो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। अगली केस स्टडी देखते हैं। अब देखो सेक्शन, ये क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो। हालांकि मैंने हाईलाइट कर रखा है, लेकिन तुम ये समझना कि अगर ये एज इट इज क्वेश्चन आया तो कैसे होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल बताओ, इसमें लाइन कोड करके। क्या बताओ? एग्जाम में लिखा मिलेगा प्रिंसिपल बताओ हेनरी फेयोल के। अब देखो, मुझे तुम ये बताना, राइट टाइम राइट प्लेस। अब एक बात ध्यान देना, इस इतनी लंबी चौड़ी केस स्टडी में, ठीक है, सारी बातें बेकार है सिवाय 5 शब्द के। राइट टाइम राइट प्लेस, ये भाई ये बिल्कुल
कहता ना चीते के शिकार की तरह तुम्हें ढूंढने, सब प्रैक्टिस से आते हैं। राइट टाइम राइट प्लेस किसका चीट कोड है? हाँ, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर पकड़ लिया। अभी बताओ, सिर्फ इस लाइन को कोट कर दो, ये वाली लाइन, इस लाइन को कोट कर दो, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर लिख दो, फिर आगे उसे एक्सप्लेन कर दो, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, टीम में काम करना, ये किसका चीट कोड है? एस्प्रिट डी कॉर्प का। किसका चीट कोड है बाबू? एस्प्रिट डी कॉर्प का। ठीक है, अगली बात, तुमने ऑफिस में लिख दिया नो अल्कोहल ड्यूरिंग वर्किंग आवर। भाई शराब सिगरेट नहीं पीनी, रूल बना दिया। क्या है? डिसिप्लिन। एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द। तुमने बोला एम्प्लॉय से सजेशन लिया करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। तो 5 शब्द हो गए, खेल खत्म। बाकी ये जो लिख रखा है ना, ये सब कहानियां हैं। ठीक है, मुझे इस कहानी से कोई मतलब, अगर कहानी पढ़ोगे तो बोर्ड का पेपर भी छूटेगा और सीयूटी का तो छुट्टी जाना है। 1 घंटे का पेपर होगा, 50 क्वेश्चन करने होते हैं, है ना। केस स्टडी पेज भी आते हैं, तो वहां तो बहुत ज्यादा तेजी से क्वेश्चन करना पड़ता है। ठीक है, तो वहां पे गड़बड़ क्या होती है? नेगेटिव मार्किंग होती है। गलत लिखा नेगेटिव मार्किंग, और पेपर छूट भी जाता है। समझिए टेलर सर, फेवर सर कैसे प्रिंसिपल आएंगे। अब इसको चाहे यहां से याद कर लो, चाहे कहीं से भी याद कर लो। अब इसको देखो, इसको देखो, आपका विद्यालय, ये केस स्टडी आई, उनसे पूछा दो तुम प्रिंसिपल बता दो। वैल्यू के क्वेश्चन अब बोर्ड्स में नहीं आएंगे, पहले आया करते थे, अब सीबीएसई ने वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हटा दिए। ठीक है, अब बता, पूरी केस स्टडी में सिर्फ वही 2 चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैंने हाईलाइट कर रखी है। बाकी सारी केस स्टडी में सिर्फ कहानी है, कहानी पे उलझ गए तो पेपर बेकार हो जाएगा। टीम मतलब एस्पिरिट डी कॉर्प, है ना। स्पिरिट ऑफ यूनिटी मतलब एस्पिरिट डी कॉर्प, है कि नहीं बात? इससे क्या पता लगा? एक ही पूछ रहा है ना वो, तो एक फीचर तो तुम्हें बताइए, है ना। मैनेज, ये चैप्टर 1 का मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होता है, मैनेजमेंट परवेसिव होता है। चैप्टर 1 के फीचर पूछ लिए, यानी एक क्वेश्चन में चैप्टर 2 भी पूछ लिया और चैप्टर 1 भी पूछ लिया। अब बताओ, इसमें से कह रहा है एक प्रिंसिपल बता दो जिसे फॉलो नहीं किया जा रहा इस क्वेश्चन में। क्या नहीं फॉलो कर रहे? वो बेचारा सलाह दे रहा है, कह रहा है सर मैंने ऐसा प्लान बनाया जब कॉस्ट में आपको मजा आ जाएगा। उससे क्या बोल रहे हो? तू अपनी बात अपने पास है, फालतू मत बोल। इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव नहीं ले रहे ना, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव वायलेट कर रहे हो। एम्प्लॉय की सजेशन को क्या कर रहे हो? सुन नहीं रहे। समझ गए? बाकी कहानी बेकार है। कौन टेलको है, कौन है ना हर्ष है, कौन उसका, ये सब बेकार की बातें हैं। तुम ये देखो भाई उसके साथ हो क्या रहा है, उसकी बात नहीं सुनी जा रही, आगे मत पढ़ो, क्वेश्चन सीधा खत्म। क्या? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव फॉलो नहीं हो रहा। अब देखो टेलर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है ना। अब ये बताओ, अभी तुम्हें मैंने बताया, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है, 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, साफ साफ जब 2014 में क्वेश्चन आया तो उसमें लिखा था नो क्लास कंफ्लिक्ट। ये क्लास कंफ्लिक्ट तुमने कहां पढ़ा? देखो यहां बताया मैंने तुम्हें, चीट कोड लिखा गया क्लास कंफ्लिक्ट, ये लिखा, ये रहा बाबू, ये लिखा क्लास कंफ्लिक्ट लिखा है, ये लिखा है शेयर द गेन, प्रॉफिट शेयर करो लिखा है, किसके अंदर लिखा है? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करना है? तुम्हें सिर्फ ये इन चीजों को पहचानना है। पहचान ली हेडिंग? अब यार अगर तुम हेडिंग पहचान सकते हो, अगर तुम बाबू हेडिंग पहचान सकते हो, तो सिर्फ एक ही मेहनत रह जाती है, क्या? अंदर का कंटेंट याद करना, अंदर का कंटेंट याद करना। अब तुमने ये पहचान लिया कि क्लास कंफ्लिक्ट या प्रॉफिट शेयर क्या होता है, क्लास कंफ्लिक्ट या प्रॉफिट शेयर क्या होता है? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड।
अब तुम्हारे दिमाग में बस ये आना चाहिए कि अब मैं एग्जाम में हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड तो पहचान तो लूंगा, आधे नंबर तो पक्के हो गए, लेकिन अब मुझे क्या करना है, उसको याद, अब मैं लिखूं क्या। भाई तुमने ये पहचान लिया हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, तो बस थोड़ी सी मेहनत जो मैं नहीं कर सकता तुम ही कर सकते हो, है ना, वो ये कि तुम्हें इसमें याद करने की मेहनत करनी है बस। और सीयूईटी में तो बाबू वो मेहनत भी नहीं करनी, सीयूईटी में तो एमसीक्यू आने हैं ना, सीयूईटी में तो गोला भरना है, क्या हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, उसमें एक्सप्लेन थोड़ी करना है। तो भाई ये मेहनत जो सीयूईटी की नहीं करनी, बोर्ड की करनी है, थोड़ा याद करना है। कैसे, चाहे यहां से याद कर लो, चाहे किताब को जो मैंने बताया वहां से याद कर लो। टेलर एम्फेसिस, अब जैसे कुछ कुछ कीवर्ड याद कर लेंगे। अब जैसे हमने क्या कीवर्ड याद कर लिया, एम्फेसिस, जोर देते हैं, है ना, टेलर क्या करता है, जोर देता है। टेलर एम्फेसिस दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर, देयर शुड बी नो क्लास कंफ्लिक्ट। टेलर कहते हैं किसी भी तरह का मतभेद, क्लास कंफ्लिक्ट, ऊंच नीच का भाव नहीं होना चाहिए। मैनेजर वर्सेस वर्कर नहीं होना चाहिए कि मैं अलग हूं तुम अलग हो, ठीक है ना। टेलर ने क्या बोला, टोटल मेंटल रिवोल्यूशन होना चाहिए, वर्कर को पता होना चाहिए उनके बिना हम बेकार हैं, और मैनेजर को पता होना चाहिए वर्कर के बिना हम बेकार हैं, ठीक है ना। यानी कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ईच अदर। यानी किसी भी कंपनी की प्रोस्पेरिटी मतलब खुशियां, किसी भी कंपनी की प्रोस्पेरिटी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों पे ही डिपेंड होती है, ठीक है, समझ गए ना बात। तो सबकी हमें सुन के काम करना। इसमें से क्या क्या कीवर्ड याद कर लिए मैंने। अब तुम बोलो सर अंदर के लिए क्या याद कर सकते हैं, इसके आगे पीछे अपनी तरफ से वर्ड लिखाओ। एक तो ये याद कर लिया कंप्लीट भाई हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड तो तुमने पहचान लिया, तो हार्मनी तो याद हो गया। क्या याद कर लिया, क्लास कंफ्लिक्ट भी तुम्हें याद है, तभी तो उससे पहचाना है। क्या याद कर लिया, मैनेजर वर्सेस वर्कर नहीं होना, ये याद कर लिया। लिखने में अच्छा लगता, पढ़ने में अच्छा लगता, मैनेजर वर्सेस वर्कर। क्या याद कर लिया, मेंटल रिवोल्यूशन होना चाहिए। क्या याद कर लिया, दूसरा कीवर्ड याद कर लिया। तीसरा कीवर्ड याद कर लिया, प्रॉस्पेरिटी, चाहे वो वर्कर की प्रॉस्पेरिटी हो चाहे वो कंपनी की प्रॉस्पेरिटी हो, उनकी प्रॉस्पेरिटी समझ गए ना, खुशहाली, उनका जीवन उनकी खुशहाली एक दूसरे पे डिपेंड है। तो ये होता है मेंटल रिवोल्यूशन, एक दूसरे के ऊपर वो जुड़े हुए हैं। कोई भी कंपनी जब तक लंबी नहीं चल सकती जब तक उसके वर्कर खुश ना हो, वाइस वर्सा। कोई भी वर्कर तब तक लंबे नहीं चल सकते जब तक कंपनी खुश ना हो, वाइस वर्सा। समझ गई बात। तो 3 कीवर्ड याद कर लिए, वर्सेस, मेंटल रिवोल्यूशन, प्रॉस्पेरिटी, बस पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। आगे पीछे अपनी लैंग्वेज लिख देना बस, ठीक है, आगे पीछे क्या लिख देना, अपनी लैंग्वेज लिख देना। अगला देखो क्वेश्चन 15। अब बच्चे एग्जाम में ये भूल जाते हैं, क्वेश्चन 15 वाला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरा। एक तीर से 2 शिकार। अब आती है बात, सर एक तीर से 2 शिकार कैसे हो सकते हैं। अब जो है एम्प्लॉय क्या पूछ रहा है, वो टेक द वर्कर इनटू कॉन्फिडेंस, यानी टेक द वर्कर इनटू कॉन्फिडेंस का मतलब होता है उनकी सुनो, वर्कर की सुनो, वर्कर की एडवाइस लो। वर्कर की क्या लो, एडवाइस। अगर मैं वर्कर की एडवाइस लेता हूं तो टेलर सर क्या कहते हैं, कोऑपरेशन। टेलर सर क्या बोलते हैं, कोऑपरेट करके काम करना, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। याद आ गई बात। इसी एडवाइस को फेओल क्या बोलते हैं, हाँ याद करो, सामने वाले की एडवाइस सुनना फेओल क्या कहते हैं, हाँ प्रिंसिपल ऑफ, अभी ऊपर याद कराया नलायकों। अरे मैं अपने वर्कर की सजेशन लेता हूं, मैं अपने वर्कर की एडवाइस सुनता हूं, तो कौन सा प्रिंसिपल हेनरी फेओल फॉलो कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। नहीं, अबे ऑर्डर का मतलब होता है हर चीज सही समय पे रखी है। गब्बर की फोटो बन रही है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव नहीं है, फिर प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। किसी की एडवाइस सुनना फेओल सर के हिसाब से प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, और टेलर सर के हिसाब से कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। हो गया नहीं हो गया, किसी से 2 शिकार। तो ये क्वेश्चन यही कह रहा है, टेक द वर्कर इनटू कॉन्फिडेंस में कौन कौन से प्रिंसिपल लग रहे हैं। अगर तुम बात करोगे टेलर सर की, तो टेलर सर में कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है, टेलर सर कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, है ना, राइट। और अगर बात करोगे, अगर क्वेश्चन आएगा फेओल सर की, तो फेओल सर का कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है,
इनिशिएटिव। समझ में आई ना बात? फिर इसको चाहे यहां से याद कर लो भाई, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म एक्सटेंशन है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का, है ना, कि तालमेल से काम करो, झगड़ा ना करो। झगड़ा नहीं कब होगा? झगड़ा तब नहीं होगा जब मैं लोगों की सुनूंगा, जब मैं लोगों के साथ कोऑपरेशन से काम करूंगा। याद कर लिया? नहीं कर लिया? इसको ध्यान देंगे इसलिए। अब देखो, ओ देखो आगे नहीं आ गया वही क्वेश्चन। अब देखो, एक तीर से दो शिकार, एक्सपेक्टेड लिख रखा है इसलिए एक तीर से दो शिकार। बाबू ये बताओ, शेयर द गेन, शेयर द गेन ये किसका चीट कोड है? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अभी लिखवाया ना, शेयर द गेन ये लिखा, इसका चीट कोड है बाबू। तालमेल से काम करना है, झगड़ा नहीं करना। झगड़ा तभी नहीं होगा जब मैं वर्कर को पैसा देता रहूंगा, तो वर्कर खुश रहेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। तो शेयर द गेन किसका बना? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। टेलर सर पैसों के बारे में बात चल रही है, तो टेलर सर पैसों के बारे में बात करते हैं हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में। ठीक है, अब मुझे बताओ, फेओल सर पैसों के बारे में कहां बात करते हैं? कहां बात करते हैं? तो भूल गए, चप्पल कहां मेरी? प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। तो देखो, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड और प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। एक क्वेश्चन आंसर दो। पूछ रहा है ना, कह रहा है फेओल का प्रिंसिपल बताओ, टेलर का प्रिंसिपल बताओ। तो फेओल का प्रिंसिपल हो गया रेम्यूनरेशन, टेलर सर का प्रिंसिपल हो गया हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। वही बात। अब ये बताओ, ये चीट कोड बनते कैसे? कैसे बनते हैं? बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके, और उन बहुत सारे क्वेश्चंस में वो वर्ड ढूंढ के, जिस वर्ड से मुझे पता लग रहा है कि ये इसका वर्ड है और कंपनसेशन इसका वर्ड है। समझ में आई बात? इसलिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतने ज्यादा हमें चीट कोड पता लग जाते हैं। अब ये देखो, मैं तुम्हें वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो एक से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? एक से दो। 17 देखना। अब कहने का तरीका अलग है। कहने का तरीका क्या है? लोगों की सजेशन सुनो की जगह क्या बोल रहे हैं कि अपने कानों से, है ना, अपने कानों को बंद मत रखो। अपने कानों को बंद ना रखो का मतलब क्या है? लोगों की बातें सुनो। अब लोगों की सजेशन सुननी है तो फेओल क्या बोलते हैं? फेओल प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। टेलर कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल। कोऑपरेशन का मतलब होता है सुनना। इस तरह क्वेश्चन बनते हैं इस तरह के एग्जाम में। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं पिछले 20 सालों के। अब देखो, बिल्कुल आसानी से भी एक चीट कोड समझना है। सलमान कह रहा है कि जो लड़कियां होती है ना, लड़कियां टास्क को हैंडल नहीं कर पाएंगी आसानी से। कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा? इक्विटी। लड़के कर लेंगे, लड़की क्यों नहीं कर पाएंगे भाई? तो क्या होगा? इक्विटी फॉलो नहीं हो रहा। सिंपल। बाकी कहानी बेकार है। निकिता सलमान एक कंपनी में काम करते हैं, सलमान बॉस हो गया, वो कह रहा है भाई लड़के ढंग से काम नहीं करते। ये सब कहानी बेकार है भाई, मुद्दे की बात है ना। वैल्यू क्वेश्चन नहीं आएंगे। एक डिग्री सेम है, तुम्हारी मेरी डिग्री सेम है, तुम्हें 3000 दे रहे, मुझे 4000 दे रहे। कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा? इक्विटी। समझ में गया वो बात? ठीक है, ये देखो, डिवाइड द वर्क तो साफ साफ पता लग रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क ये पहचानो भाई, ये असली क्वेश्चन। 10% डिस्काउंट तो एम्प्लॉय दे देगा, 10% से ऊपर राधिका से पूछना है। हाँ, 10% डिस्काउंट वर्कर दे रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन। 10% से ऊपर राधिका की परमिशन लेनी है, डी और सेंट्रलाइजेशन। तो कौन सा प्रिंसिपल लगा? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, है ना। तुमने बोला एक्स्ट्रा घंटे काम करो और मैं तुम्हें एक्स्ट्रा घंटे का एक्स्ट्रा पैसा दूंगा, और तुमने पैसा दे दिया। कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हुआ? मैंने तुमसे बोला एक्स्ट्रा वर्किंग आवर काम करो, ओवर टाइम करो, ओवर टाइम का पैसा दूंगा। मैंने तुम्हें ओवर टाइम का पैसा दे भी दिया। कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हुआ? भूल गए निकम्मो? चप्पल पहन क्या करो रिलैक्सो वाली, पिट के याद हो गए तुम्हें भाई। हमारे घर वाले ऐसे याद कराते थे हमें। कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हुआ? नहीं, अरे पागल, रेम्यूनरेशन थोड़ी है। पैसा देख के रेम्यूनरेशन नहीं होता हर जगह।
अपना वादा पूरा नहीं कर रहा, कमिटमेंट। कमिटमेंट पूरा करने का मतलब है डिसिप्लिन। अपना वादा पूरा करना क्या बनता है? डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन हुआ नहीं हुआ? अच्छा, अगर क्वेश्चन में लिखा हो एक्स्ट्रा घंटे काम कराया और एक्स्ट्रा घंटे के पैसे का वादा किया पर पैसे दिए नहीं, तो अब तुम कहोगे डिसिप्लिन वॉयलेट हो गया। तुम क्या बोलोगे? लड़कियों की तरफ ज्यादा बायस रहती है राधिका, बहनचारा। कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट है? इक्विटी। कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट हो गया? बहनचारा नहीं मारे तो क्या है? इक्विटी वॉयलेट हो गया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हुआ, कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट हुआ? समझ में आई ना बात? डिसिप्लिन फॉलो हुआ, इक्विटी वॉयलेट हुआ। लिख दोगे लाइन कोड करके? इस तरीके से लिख देंगे एग्जाम में। समझ में आई बात? तो काफी क्वेश्चन मैंने करा दिए। है ना? कई बार डिफरेंस का क्वेश्चन पूछते कि पहले प्रिंसिपल पहचानो फिर उसका डिफरेंस लिखो। अब जैसे इस प्रिंसिपल को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, मतलब कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट हो रहा है? नहीं। और राजवीर को कौन सा प्रिंसिपल लगाना चाहिए? पहले मतलब कौन सा वॉयलेट हो रहा है? बोलो, नहीं समझ नहीं रहे यार। देखो वो क्या कह रहा है, कंप्लीट एक्सप्लोरर प्रोडक्शन मैनेजर क्या बोल रहा है? ओवर क्या कर? ये कौन बोल रहा है? प्रोडक्शन मैनेजर। फाइनेंस मैनेजर क्या बोल रहा है? ओवर टाइम नहीं करना भाई, घर परिवार भी तो है। किसकी सुने वो? प्रोडक्शन मैनेजर की, फाइनेंस मैनेजर की? किसी भी नहीं सुन सकता, दोनों डांटेंगे। तो कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट हो रहा है? यूनिटी ऑफ कमांड। दो बॉस आ रहे हैं ना उसके सर पे, है ना? अब मैंने तुम्हें क्या बताया, स्कूटी का डिपार्टमेंट अलग रखो और कार का डिपार्टमेंट अलग रखो। होंडा स्कूटी अलग है, होंडा सिटी कार अलग है, एक्टिवा का डिपार्टमेंट अलग, होंडा सिटी का डिपार्टमेंट अलग। कौन सा प्रिंसिपल होता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। समझ गए? तो दो बॉस दिख रहे हैं तो इसका मतलब यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं कर रहा, और दो डिपार्टमेंट अलग अलग चल रहे हैं कि कंपनी के, इसका मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फॉलो हो रही है। अब पता क्या कह रहा है इन दोनों का पहचान के इनका डिफरेंस भी लिखो। तो कई बार क्वेश्चन क्या हो जाता है बाबू, डिफरेंस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। इन दोनों को पहचान लिया, फिर यहां लिख दिया इनका डिफरेंस। मीनिंग, एम, इंप्लीकेशन। ठीक है? अब देखो ये वाला, बताओ पूरी केस स्टडी बेकार है। ये चीट कोड कहां था? फैमिली को फायदा पहुंचा रहे हो। कौन सा प्रिंसिपल है? हाँ, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट को तो अपना आगे रख रहे हो, और जनरल मतलब कंपनी के इंटरेस्ट को पीछे रख रहे हो। बल्कि करना क्या है, अपने इंटरेस्ट को नीचे रखना है और कंपनी के इंटरेस्ट को ऊपर रखना है। फैमिली को बेनिफिट हो गया, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट वॉयलेट। फॉर्मल चेन बोलो, ये तो बहुत आसान है। फॉर्मल चेन में फॉलो करना है स्केलर चेन। स्केलर चेन का डायग्राम बना देंगे, स्केलर चेन का डायग्राम बना देंगे ऐसे, और गैंग प्लैंग लिख देंगे। डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना है। समझ में आ गई बात? ठीक है। अच्छा, ये चीट कोड भी याद रखना, शायद उसमें लिखा नहीं है। इंप्लॉय टर्नओवर। इंप्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है कंपनी को इंप्लॉय के द्वारा जल्दी जल्दी छोड़ के जाना, जल्दी जल्दी रिजाइन देना। इंप्लॉय आया 2 महीने बाद रिजाइन दे दिया, भाई मैं जा रहा हूं, मेरी बस की नहीं तुम्हारा काम करना। इसका मतलब अगर तुम्हारी कंपनी में इंप्लॉय टर्नओवर हाई है, इंप्लॉय टर्नओवर हाई का मतलब होता है जल्दी जल्दी लोग कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, तो बताओ क्या दिक्कत है तुम्हारी कंपनी में? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर नहीं है। तुम अपने इंप्लॉय को कुछ दिन का भी क्या नहीं दे रहे, समय नहीं दे रहे सेटल होने का। नई जगह आ रहा है, नए लोगों के साथ काम कर रहा है, नई कंपनी है, नया प्रोसेस है, तो यार कम से कम 5-6 महीने उसको
समझने तो दो काम क्या हो रहा है भाई, है ना। तुम कह रहे हो अगले दिन आया, परसों गलती करे तो निकल जाइयो, तो एम्प्लॉय टर्नओवर हाई है। तो ये इसका मतलब तुम्हें सेटल डाउन करने का टाइम देना है। किसी भी एम्प्लॉय को कहना है कि भाई तू सेटल हो जा, आराम से 2-4 महीने ले, इसका मतलब क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर फॉलो हो रहा है। समझ गए। अब एक बात तुम देखोगे तो जितने भी क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं यहाँ, तुमने एक चीज गौर की होगी, किसी भी क्वेश्चन में कहानियों पे कोई फोकस नहीं है। समझ गए ट्रिक, क्या ट्रिक है, कहानी पे कोई फोकस नहीं, क्या करना है, वो पहचानने है हर चीज का। अब देखो ये इतनी लंबी चौड़ी कहानी है, ये जो बोर्ड के सारे बोर्ड के क्वेश्चन है तुम्हारे, ये इतनी लंबी चौड़ी कहानी है। अब बच्चे तो कहानी पढ़ेगा, पहले कहेगा सर मेरे को तो इसे ही पढ़ने में 5 मिनट तो इसे ही पढ़ने में लग गए। राज, सिमरन, तनुरीटा, बड़े बड़े देशों में, हाँ मैं तो इसी में रह गया। ठीक है, तो नहीं बात, सिर्फ तुम्हें इसको रीड करना है, सिर्फ समझने के लिए नहीं कि उनकी कंपनी में क्या चल रहा है। तुम ये मत सोचो कि वो आई सर्जन है और दोनों दोस्त हैं, रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हें फोकस करना है कि मेरे एग्जाम में जो मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल के चीट कोड क्या थे, पढ़ते ही याद आ जाएगा। फिक्स, अरे चलो तुम्हें याद नहीं आ रहा, पर जब तुम उसे पढ़ोगे तब तो याद आ जाएगा। जब तुमने पढ़ा फिक्स प्लेस, तो कम से कम इतना तो रिवीजन कर लेना कि फिक्स प्लेस तुम समझ जाओ, हाँ ये चीट कोड तो था, किसका था, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। आई की जगह वी, हाँ ऐसी चीट कोड था, किसका था, एस्पेक्ट डी कॉर्प, एवरीवन इज इक्वल, इक्विटी। बाकी सब अब बताओ, 1 2 3, 3 शब्द में पूरी केस स्टडी खत्म है, फालतू बातें हैं बाकी। बाकी रोमांटिक कहानी एकदम, 2 दोस्त आई सर्जन, दोनों ने शादी कर ली, सब बेकार की बातें हैं। इसमें देखो, अब इसमें देखो 27 क्या लिखा है। जब तुमने केस स्टडी पढ़ी तो तुमने देखा लॉजिकल अप्रोच और हिट एंड ट्रायल। हाँ भैया ने बताया था, क्लास में सर ने बताया था, हर चीज का लॉजिकल अप्रोच होना चाहिए। तो ये बातें हमने फ्योल में नहीं पढ़ी, ये बातें टेलर में पढ़ी है। कहां पढ़ी है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, साइंस लगाओ लॉजिक लगाओ। ठीक है, ये बताओ क्लास कंफ्लिक्ट, हाँ भैया ने बताया था क्लास कंफ्लिक्ट, ऊंच नीच का पापड़ा, ऊंच मांगी नीच, है ना, ये नहीं खेलना, मैं ऑफिस में ये नहीं खेलना, फैक्ट्री में ये नहीं खेलना, तो ऊंच नीच का पापड़ा थोड़ी खेलना है हमें। यानी लोगों को ये नहीं बताना कि भाई तू नीचा है मैं ऊंचा हूं, इसका मतलब आपस में हार्मनी रखनी, क्या रखनी है, तालमेल रखना है। ठीक है, ओपिनियन, भाई ओपिनियन बोल दो, एडवाइस बोल दो, सजेशन बोल दो, एक ही तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, लोगों की ओपिनियन लो, इसका मतलब कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। हेनरी फ्योल का पूछ लेंगे तो इनिशिएटिव। अब बताओ, ठीक है, अब ये तो मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया कि चलो यहाँ 2 चीट कोड बन रहे हैं, लेकिन 3 चीट कोड से केस सॉल्व हो गया, नहीं हो गया। अब देखो, अगर तुम क्वेश्चन 29 देखो तो सिंपल सी बात है, चीट कोड क्या है, लेस एफिशिएंट वर्कर को कम पैसा देना है और इंसेंटिव देने हैं जो ज्यादा एफिशिएंट होगा। ये कहां पढ़ा है तुमने, टेलर सर का डिफरेंट फीचर। तुम्हें ये भी सोचने की जरूरत नहीं कि हेनरी फ्योल है या टेलर है, तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि ये वर्ड हमने कहां पढ़े हैं, या तो हेनरी फ्योल में पढ़े हैं या फिर टेलर में पढ़े। एक बार, अच्छा वहां उतारना है, हाँ ठीक है अम्मा, यहाँ पे रास्ते में, कहाँ पे, सेठ मुगल लाल पे, ठीक है ठीक है ठीक है भाई, समझ गए। इस चीट कोड से हमें ये पता लगा, लगभग देखो सारे मैंने तुम्हें करा दिए, है ना, पूरा तुम्हें सेटअप समझा दिया, लगभग सारे चीट कोड, सारे केस स्टडी मैंने करा दी, 30-35 केस स्टडी है, ये सब मैंने तुम्हें करा दिया। बाकी है ना, और भी PYQ है, वो मैंने ग्रुप में भेज देता हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन PDF से भी करा दिए। तो बात समझ आ गई। तो देखो प्रोसेस क्या करना है, प्रोसेस ये करना है, पहले चैप्टर को रीड कर लिया, रीड करके चीट कोड लिख लिए, और चीट कोड को किसमें पहचानना है, केस स्टडी में। अगर कोई चीट कोड नया आया है
जो तुमने पहले नहीं याद किया, नहीं पढ़ा। जैसे हमने एक वर्ड पढ़ा ओपिनियन। अब तुम बोलोगे भैया आपने जो लिखवाया था उसमें लिखा था सजेशन और एडवाइस, है ना? तो भाई ओपिनियन भी तो एक ही बात है। उस ओपिनियन को क्या लिख लो, चीट कोड की फाइल में ऐड कर लो, यहां ऐड कर लो ना भाई, ठीक है? यहां ऐड कर लो, ओपिनियन लिख दो यहां। बोलो समझ आ गई बात? तो ये था तुम्हारा चैप्टर नंबर 2, ठीक है? यहां क्या लिख दो, देखो यहां लिखा ओपिनियन, लिखा है ना? ओपिनियन के साथ क्या लिख दो, यहां एडवाइस लिख दो, सजेशन लिख दो, ठीक है? तो पहले क्या करना है दीदी, पहले क्या करना है, पहले चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है? पहले चैप्टर को पढ़ के ये समझना है कि वो है क्या। अब देखो सीधा अगर मैं तुम्हें कह दूं हिट एंड ट्रायल, तुम्हें समझ में नहीं आएगा ना। तो पहले मुझे पढ़ना पड़ेगा टेलर सर की साइकोलॉजी क्या थी, है ना? हर जगह नींबू मिर्ची नहीं लटकानी, हर चीज को हिट एंड ट्रायल नहीं करना है, हर चीज को साइंटिफिक वे में सोचना है। फिर उसको सोचने के बाद हमने उसे पढ़ा, तो उसमें चीट कोड ये पहचाना कि टेलर सर ने अपनी भाषा में क्या क्या बोला था, एनसीईआरटी में क्या शब्द लिखे होंगे, क्लास कॉन्फ्लिक्ट लिखा होगा, लॉजिकल थिंकिंग लिखा होगा, ठीक है ना? हिट एंड ट्रायल नहीं करना ये लिखा होगा। फिर उसको एक पेपर पे क्या कर लेना है, लिख लेना है। और फिर उस पेपर को लिखने के बाद केस स्टडी सॉल्व करनी है कि क्या ऐसे शब्द मुझे केस स्टडी में मिल रहे हैं, और अगर मैं केस स्टडी सॉल्व नहीं कर पा रहा तो उस शब्द को ढूंढना है जिससे वो केस स्टडी सॉल्व हुई, और उस शब्द को क्या कर लेना है, वापस अपने चीट कोड के पेपर पर लिख देना। समझ आई बात? तो अगर तुम ढंग से इसको याद कर लोगे ना, अगर फोटो खींचो तो फोटो खींच लो सब बच्चे, जिनके पास नहीं है 2 पेज है बस, है ना? अगर तुम इसको याद कर लोगे ढंग से तो 90% गारंटी दे रहा हूं तुम्हारा कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तुम्हें सिर्फ केस स्टडी की प्रैक्टिस करनी है। हालांकि जब मैं रेगुलर क्लास में कराता हूं तो मैं होमवर्क कम देता हूं, सारी क्लास में सॉल्व कराता हूं, जैसे मैंने आज क्लास में सॉल्व कराई। होमवर्क में वो देता हूं जो एक्स्ट्रा केस स्टडी में पीडीएफ के फॉर्म में देता हूं। फोटो खींच लिया इतना? इसको कॉपी में लिख लेंगे बाबू, है ना? घर में जाके इसको कॉपी में लिखना है। चीट कोड की मतलब बिजनेस स्टडीज की कॉपी में लिख लेने। जो एक्स्ट्रा बने होंगे उसमें यहाँ ऐड करते जाएंगे, जो हमने केस स्टडी में निकाल लिया उसको साथ साथ ऐड करते जाओ। बस खत्म चैप्टर। ठीक है सर जी, रोज देखो सीआईडी, इसका चीट कोड है, सर हमारी कॉपी दो, ये प्रिंसिपल का चीट कोड है। सर जी करते हैं, बोलो, सर जी करते हैं प्रोडक्शन और सीआईडी करती है प्लानिंग। समझ गए ना? खत्म। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारे पास जो भी बुक हो इस तरीके से केस स्टडी की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है दोस्तों, चलो बेटा, टाटा बाय बाय, टेक केयर।